तो हम यूनिट 2 के सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सैम्पलिंग। इसमें जो सबसे पहले चीज़ पढ़ने की है वो है सैंपल। तो सैंपल का मतलब होता है एक स्मॉल सेक्शन टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन। अब सैम्पलिंग का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो स्मॉल सेक्शन है उसको ड्रॉ करना है पॉपुलेशन में से, तो उस मेथड को सैम्पलिंग बोलते हैं कि हमने किस तरह ड्रॉ किया है सैंपल को पॉपुलेशन में से। अब सैम्पलिंग हो सकती है रैंडमली करी गई हो, जिसमें सारे मेंबर्स पॉपुलेशन के उन सबको सेम चांस मिलता है सैंपल में इंक्लूड होने का, उसे रैंडम सैम्पलिंग बोल देंगे। और फिर होता है सिंपल सैम्पलिंग। ये दूसरा मेथड है। इसमें ये होगा कि जो सारे इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम होगी और डिफरेंट इवेंट्स जो होंगे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। अब एक सैंपल के जो स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट्स यानी जैसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर सैंपल के लिख रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं स्टैटिस्टिक। और अगर पॉपुलेशन के लिख रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं पैरामीटर। तो सैंपल के जो मीन होता है उसको डिनोट करेंगे एक्स बार से। ये एक स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट हो गया। फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको एस से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन के मीन को म्यू से डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से। तो अगला टॉपिक है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि एक एजम्पशन, एक स्टेटमेंट जिसे हम ट्रू मान के चलेंगे तो उसे नल हाइपोथेसिस कहेंगे कि ये स्टेटमेंट जो हमें क्वेश्चन में दिया है ये ट्रू है, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे हमें बाद में पता चलेगा कि ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट। अगर वो एक्सेप्ट हो रहा है तो जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा हमारे पास उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर एच नॉट मतलब जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है तो एच वन यानी कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एच ज़ीरो से यानी एच नॉट से इसको डिनोट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, और इसी को ही जो है हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन बताएगा इसको एच नॉट को। और फिर हम एक अल्टरनेट लेके चलेंगे कि वो मतलब इसका अल्टरनेट एजम्पशन क्या हो सकता है दूसरा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या हो सकता है, जैसे कि म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू दे दिया और अल्टरनेट आ गया म्यू वन डज नॉट इक्वल टू म्यू टू। तो ये क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि एच नॉट एक्सेप्ट हुआ है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर ये एक्सेप्ट हुआ है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हमें ऐसा सिनेरियो दे दिया जाए जिसमें
हमें लग रहा है कि पॉपुलेशन का जो मीन है वो 500 है, और हमें कोई अल्टरनेट हाइपोथेसिस दे दे कि वो लेस देन 500 है या फिर वो ग्रेटर देन 500 है, या फिर सिर्फ इतना बताए कि वो 500 के इक्वल नहीं है, तो हम H0 इसको मानेंगे। क्वेश्चन में H1 ये होगा, H1 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमें क्वेश्चन में या तो ऐसा सिनेरियो मिलेगा, या सिर्फ ये दोनों मिलेंगे, या सिर्फ ये दोनों मिलेंगे। तो अगर हमें मिला है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये एक ही सिनेरियो बन रहा है सिर्फ, तो H0 तो हम इसे ही मान लेंगे, म्यू इक्वल टू 500। ये तो हमारा H0 हो जाएगा। और अल्टरनेट जो होगा, क्वेश्चन में बस दो ही लेने होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो अगर वो नॉट इक्वल टू 500 है क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये टू टेल टेस्ट होगा। यहाँ पे हमें टू टेल टेस्ट करना है, वो बताएगा कि H0 रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। अब अगर यहाँ पे लेस देन होता, लेस देन 500, तो हम लेफ्ट टेल टेस्ट करते, और अगर ये ग्रेटर देन होता, तो हम राइट टेल टेस्ट करते। अब हम देखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिनोट करेंगे Z अल्फा से, और ये वैल्यू से हमें पता चलता है कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। हमें क्वेश्चंस में सिर्फ एक Z की वैल्यू निकालनी होती है, उसे हम Z कैलकुलेटेड बोलते हैं, जो कि हमने कैलकुलेट करी है। फिर उसको हम Z अल्फा से कंपेयर करते हैं। यहाँ टू टेल टेस्ट में हमें Z कैलकुलेटेड की वैल्यू जो मिलेगी उसको हम मॉड के थ्रू कंपेयर करेंगे, मॉड लगाना होता है। बाकी सब में वो सिंपल ऐसे ही चलता है कि सिंपल Z कैलकुलेटेड से कंपेयर कर सकते हैं हम Z अल्फा को, और उसी से हमें पता चलेगा कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है। तो होता क्या है कि Z कैलकुलेटेड जो वैल्यू है, अगर वो लेस देन Z अल्फा है, एनी केस, कोई भी केस हो, 5% हो, 10% हो, 1% हो, टू टेल्ड हो, लेफ्ट टेल्ड हो, राइट टेल्ड हो, तो H0 एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर ग्रेटर देन हो गई तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये Z कैलकुलेटेड जो है, लेफ्ट टेल और राइट टेल में हम मॉड नहीं लगाते, और टू टेल्ड में हमें मॉड लगाना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो होता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन। इसमें Z कैलकुलेटेड की वैल्यू, जो हम Z कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला जो होता है स्मॉल p माइनस कैपिटल P अपॉन में रूट में PQ बाय स्मॉल n। ये जो स्मॉल n है ये होता है सैंपल साइज, और ये कैपिटल P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यहाँ पे भी ये कैपिटल P है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ये प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस। और नंबर ऑफ सक्सेस जो होगा वो x से डिनोट होता है। ये ऑब्जर्व्ड होता है। और अगर हमें स्मॉल p निकालना है, तो स्मॉल p की का भी फॉर्मूला है, वो है x अपॉन सैंपल साइज।
सब क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना तो बहुत आसान है, बस हमें जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो है H0 और H1 हम क्या ले रहे हैं, कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम क्वेश्चन से क्या बना रहे हैं। यही इसी में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कॉइन वॉज टॉस्ड 400 टाइम्स, तो ये तो हमारा सैम्पल साइज हो जाएगा, यानी ये n हो गया। और ये हेड टर्न्ड अप 216 टाइम्स। फिर टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनबायस्ड एट 5%। वैसे ये सिग्निफिकेंस लेवल 5% दे रखा है यहाँ पे, मगर कभी कभार नहीं देंगे तो भी हमें 5% ही डिफ़ॉल्ट लेके चलना है, कि जिसमें नहीं दिया है तो उसमें भी 5% ही लेना है। 1% दिया है तो 1% की वैल्यू हम यहाँ टेबल में से देख सकते हैं, कि यहाँ पे 1% में दिख जाएगी। अगर टू टेल्ड है तो लेफ्ट टेल्ड है तो ये है, राइट टेल्ड है तो ये है। टू टेल्ड है तो हमें मॉड में लेना है जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू और फिर कंपेयर करना है जेड अल्फा से। ये सब जेड अल्फा की ही वैल्यूज़ हैं। और अगर बाकी है लेफ्ट टेल्ड राइट टेल्ड तो उसमें हमें मॉड नहीं लेना, उसमें जेड कैलकुलेटेड सिंपल लिखेंगे और सिंपल से ही कंपेयर ग्रेटर देन और लेस देन से दिखा देख लेंगे कि रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है हमारा हाइपोथेसिस। अब जैसे इस क्वेश्चन में एन हम लेंगे 400 और x हमारा हो जाएगा 216, है ना। तो यहाँ पे जो है ये हेड हमारा सक्सेसफुल ही मतलब जो नंबर ऑब्जर्व किया गया तो हमें सक्सेसफुली हेड इतनी बार मिला है, तो ये हमारा x हो जाएगा यहाँ पे। और जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वो 1/2 हो जाएगी। ये हमारे कैसे कि हेड कितनी बार आता है कॉइन में, 1/2। और q 1/2 ही होगा। क्यों? क्योंकि q इक्वल्स 1 माइनस कैपिटल P होगा। अब जब हमें सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, तो अब हम z कैलकुलेटेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन करेंगे यहाँ पे, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला होता है स्मॉल p माइनस कैपिटल P अपॉन रूट में कैपिटल P Q अपॉन स्मॉल n। जो ये स्मॉल p है ये 1/2 है, वन वो कैलकुलेट करना है हमें अभी, स्मॉल p कैपिटल X अपॉन n के थ्रू। तो स्मॉल p आ जाएगा हमारे पास 216 अपॉन में लिखा होगा 400, और कैपिटल P की वैल्यू हो गई 1/2, Q की वैल्यू हो गई 1/2, और स्मॉल n की वैल्यू 400 हमें पता ही है। इसको स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है। अगर हमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड एरर दे दिया है तो हम उसी से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। तो स्मॉल p की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 0.54 आ जाएगी, और जो हमें नीचे वाले की वैल्यू निकालनी है तो कैपिटल P है 1/2 और कैपिटल Q भी 1/2 है, अपॉन में 400 लिखा होगा, तो ये आ जाएगा 1/2 अपॉन में 400, ओ सॉरी 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी उसको उससे इस स्मॉल p माइनस कैपिटल P को डिवाइड कर देंगे, तो 0.54 माइनस 0.5 अपॉन में 1/40, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6। अब जो है हमें z कैलकुलेटेड को z अल्फा से कंपेयर करना होगा, तो उससे पहले हाइपोथेसिस देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होगा, कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है। तो हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट हमें पहले से ही दे रखा है, वो है कि द कॉइन इज अनबायस्ड, हमें यही टेस्ट करना है। तो हम इसको ट्रू मानेंगे कि कॉइन इज अनबायस्ड, तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है।
तो जेड अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए ही मतलब पहले पता लगाने के लिए कि जेड अल्फा की वैल्यू कौन सी वाली लेनी है, इसीलिए हाइपोथेसिस को देखेंगे। हर क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस निकालना है, जेड कैलकुलेट करना है और फिर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू के हिसाब से अपना जेड कैलकुलेटेड जो है जेड अल्फा से कंपेयर करना है और हमें पता चल जाएगा कि एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है या एच वन। तो ये जो कंडीशन है, हमें स्टेटमेंट दे रखा था कि कॉइन इज अनबायस्ड, तो उसे हमने नल हाइपोथेसिस ले लिया। और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो हो जाएगा कॉइन इज बायस्ड, उसका उल्टा। तो ये कंडीशन हुई इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की कंडीशन की तरह, सेम टू सेम। तो ये हमने पहले करा था, ये टू टेल टेस्ट मांग रहा है। अब हम टेबल में देखेंगे कि हमारे पास जेड अल्फा की वैल्यू कौन सी है टू टेल टेस्ट पे 5% लेवल पे, क्योंकि हमें 5% पे पूछी है तो वो 1.96 है। तो हम इस वैल्यू से अपना जेड कैलकुलेटेड कंपेयर करेंगे। हमारे पास जो जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू है वो है 1.6 और जेड अल्फा की जो वैल्यू है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टू टेल्ड पे वो है 1.96। तो जो जेड अल्फा है वो ग्रेटर देन है जेड कैलकुलेटेड से। अब ये टू टेल टेस्ट है तो मैंने कहा था कि यहाँ पे मॉड लगाना होगा, तो मॉड लगाने के बाद भी 1.6 ही आएगा। तो इसमें हमें पता चलता है कि ये ग्रेटर देन ही है, तो यहाँ पे एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर ये लेस देन होता तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाता और कॉइन बायस्ड हो जाता। लेकिन हमारा ये हाइपोथेसिस ट्रू निकला कि कॉइन इज अनबायस्ड। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है अ डाइस इज थ्रोन 9000 टाइम्स। तो हमारे स्मॉल एन की वैल्यू यानी कि सैंपल साइज हो जाएगा 9000 एंड अ थ्रो ऑफ 3 और 4 इज ऑब्जर्व्ड 3 to 40 टाइम्स। तो ये हमारा कैपिटल एक्स होगा। फिर है शो दैट द डाइस कांट बी रिगार्डेड एज एन अनबायस्ड। तो हम इसमें ट्रू किसको मानेंगे, हाइपोथेसिस को। कौन सा हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस होगा। नल हाइपोथेसिस में हम जो स्टेटमेंट है उसे ट्रू मान के चलते हैं कि द डाइस इज अनबायस्ड। और हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा कि द डाइस इज बायस्ड। अब जो है आगे दे रखा है एंड फाइंड आउट द लिमिट्स बिटवीन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रो ऑफ 3 और 4 लाइज। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें स्मॉल पी की वैल्यू निकालनी होगी। हो जाएगा हमारा कैपिटल एक्स अपॉन एन 3240 अपॉन 9000। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस क्या है इसमें, 3 और 4 लाने की प्रोबेबिलिटी डाइस पे, तो वो होती है 2/6, 1/3। और कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो इसका ही उल्टा 2/3। ये हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। अब हम z कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल p की वैल्यू है 3240 अपॉन 9000 माइनस 1/3 अपॉन में ये स्टैंडर्ड एरर है, इसको ही 2/9 हो जाएगा ये।
अपॉन में 9000 लिखा होगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद 5.36। तो अब इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि कौन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमें चेक करना है, मतलब हमें ये नहीं पता कि जेड अल्फा की वैल्यू कौन सी वाली लेनी है। अब जब नहीं दिया होता तो हमें 5% पे ही चेक करना होता है। हाइपोथेसिस हमारा फिर से ऐसा है कि कॉइन इज बायस्ड या अनबायस्ड, तो फिर से नॉट इक्वल और इक्वल वाली कंडीशन है तो टू टेल्ड ही होगा, तो टू टेल पे ही हमें 5% 1.96 ही वैल्यू लेनी है फिर से जेड अल्फा की। तो हमारे पास जो जेड अल्फा की वैल्यू है वो 1.96 है। अब जो है z कैलकुलेटेड मॉड में, क्योंकि अगेन फिर से ये टू टेल टेस्ट है, वो ग्रेटर है z अल्फा से, तो हमारा h नॉट जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमने यही शो करना था कि डाई कांट बी रिगार्डेड एज एन अनबायस्ड, तो ये रिजेक्ट हो गया हाइपोथेसिस, तो मतलब द डाइस इज बायस्ड, अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है 20 पीपल वर अटैक्ड बाय ए डिजीज एंड ओनली 18 सर्वाइव्ड। तो पहले तो सैंपल साइज लिख लेंगे जो कि है n इक्वल्स टू 20 और x हमारा जो प्रोपोर्शन है वो 18 है, ठीक है। ये सक्सेस प्रोपोर्शन है। फिर हमें दे रखा है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस 1 ये है कि will you reject the hypothesis that the survival rate if attacked by this disease is 85%। तो सर्वाइवल रेट मतलब इक्वल टू, सर्वाइवल रेट इज इक्वल टू 85%, तो ये इक्वल टू वाली कंडीशन हुई। फिर हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, क्या बनेगा वो कि इन फेवर ऑफ द हाइपोथेसिस दैट इज मोर। अब मोर पूछा है यानी कि सर्वाइवल रेट इज मोर देन 85%। 85% से ज़्यादा पूछा है तो यहाँ ग्रेट एयर हो गया, तो ये हमारी राइट टेल्ड कंडीशन बन रही है। और हमें ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखना है, तो हमारा जेड अल्फा तो पहले ही पता चल जा रहा है हमें। 5% पे राइट टेल्ड की वैल्यू है 1.645। तो अब जो है स्मॉल p की वैल्यू निकाली जा सकती है यहीं से ही, x/n 18/20, और कैपिटल P की वैल्यू हाइपोथेसिस से ही पता चल जाती है। सर्वाइवल रेट इज 85%, तो इसको ही ट्रू मान रहे हैं तो 85/100 हो जाएगी, की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 85/100। और ऐसे ही Q की वैल्यू पता चल जाएगी 15/100। ठीक है, अब हमें Z अल्फा लगाएंगे इसमें, Z कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी स्मॉल p माइनस कैपिटल P अपॉन में रूट कैपिटल P Q
अपॉन में स्मॉल n, वैल्यूज पुट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 0.63 और हमारे पास जेड अल्फा हमने पहले ही देख लिया था, वो था 1.645। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस राइट टेल्ड पे जेड अल्फा की वैल्यू ये होती है। तो हमारी जेड कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन जेड अल्फा है। अब की बार हमें मॉड नहीं लगाना है क्योंकि ये राइट टेल्ड है, तो हमारा एच नॉट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अभी जो हमने क्वेश्चन करे थे वो थे सिंगल प्रोपोर्शन के लिए, उसमें एक ही सैंपल होता है, तो सैंपल साइज भी n उसमें एक ही होगा। अब जो है हम डिफरेंस देख रहे हैं, तो डिफरेंस में दो सैंपल साइज होंगे, एक होगा n1, एक होगा n2। ऐसे ही हमारे पास x1 x2 की भी दो वैल्यूज होंगी, एक अलग सैंपल के लिए एक दूसरे सैंपल के लिए। फिर ऐसे ही स्मॉल p की भी दो अलग वैल्यूज हो जाएंगी। प्रोबेबिलिटी जो होगी कैपिटल P ये कंबाइंड होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और ये कंबाइंड होगी दोनों सैंपल्स की। फिर Q तो हमें बताइए कि वो 1 माइनस पी हो जाएगा, तो ये कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगी दोनों उसकी। अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका जो है वो कैपिटल मतलब P निकालने का तरीका जो है वो होगा x1, उसका फॉर्मूला ये होता है x2 अपॉन में n1 प्लस n2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम x1 की वैल्यू जो होती है वो n1 इंटू स्मॉल p1 हो जाएगी प्लस n2 इंटू स्मॉल p2 हो जाएगी अपॉन में n1 प्लस n2। तो ये कैपिटल P की वैल्यू हो जाएगी और जो ये वैल्यू आएगी उसका 1 माइनस पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें z कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या होगी, वो होती है स्मॉल p1 माइनस स्मॉल p2 अपॉन में रूट में पी क्यू इंटू में 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। ये हमारी z कैलकुलेटेड की वैल्यू हो जाएगी इसमें। अब क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में है रैंडम सैंपल्स ऑफ 400 मेन एंड 600 वुमेन लिया गया है। तो n1 हमारे पास 400 हो गया, दो सैंपल्स हैं तो फिर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन लिया जाएगा। 600 दे दिया। whether they would like to have a flyover near their residence, 200 men and 325 women were in favor। तो x1 हो गया कि नंबर ऑफ मतलब जो सक्सेस होता है वो x1 हो जाएगा, तो 200 मैन थे और 325 वुमेन। तो यहीं से p1 p2 निकाल सकते हैं, x1 अपॉन n1, और p2 भी निकाल सकते हैं x2 अपॉन n2। ठीक है, और फिर लिखा है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट proportion of men यानी proportion of men and women in favor of the proposal are same। तो ये हमारा h नॉट हो जाएगा फिर, और क्या। अगेंस्ट दैट दे आर नॉट, तो h1 क्या हो गया, वो नॉट इक्वल टू।
तो फिर से हमें पता चल गया ये टू टेल टेस्ट है। अब टू टेल्ड पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेबल में जो वैल्यू होती है जेड अल्फा की 1.96 होती है। हमें जो है निकालना है कैपिटल पी। कैपिटल पी का हमने फॉर्मूला देखा था x1 प्लस x2 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 325 अपॉन में 1000। तो कैपिटल पी की वैल्यू आ जाएगी 525 अपॉन 1000। अब हमें निकालनी है z कैलकुलेटेड की वैल्यू। तो z कैलकुलेटेड का फॉर्मूला था स्मॉल p1 माइनस स्मॉल p2 अपॉन में रूट में pq कैपिटल में 1 बाय स्मॉल n1 प्लस 1 बाय n2। अब जो है स्मॉल p1 की वैल्यू थी हमारे पास 200 अपॉन 400 यानी 1/2 माइनस 325 अपॉन 600 अपॉन में रूट में हम लिखेंगे 525 अपॉन 1000। फिर इसका ही 1 माइनस पी वो है 475 अपॉन 1000। फिर इनटू में ब्रैकेट में ये है 1 अपॉन 400 प्लस 1 अपॉन 600। तो हमारे पास जो z कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस में 1.269। ये हमारी z कैलकुलेटेड की वैल्यू है। अब हमारे पास z अल्फा की वैल्यू थी जो अभी हमने टेबल से देखी थी, वो थी 1.96। ये टू टेल टेस्ट है तो हमें मॉड में लेना होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे इसको कि z कैलकुलेटेड जो है वो लेस देन ही निकला z अल्फा से, तो हमारा h नॉट जो है वो ही एक्सेप्ट होता है। तो क्वेश्चन में हमारा जो h नॉट था वो था प्रोपोर्शन ऑफ मैन एंड वुमेन आर सेम, तो यही एक्सेप्ट हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया है बिफोर एन इंक्रीज इन ड्यूटी ऑन टी 800% आउट ऑफ द सैंपल ऑफ 1000। तो पहला सैंपल तो हमारा 1000, सैंपल साइज 1000 है पहले वाले सैंपल का। दूसरे का देखते हैं। वर फाउंड टू बी टी ड्रिंकर्स आफ्टर एन इंक्रीज इन ड्यूटी। जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई उसके बाद 800 पीपल वर टी ड्रिंकर्स इन ए सैंपल ऑफ 1200 पीपल। तो दूसरा है 1200। अब जो x1 है वो है टी ड्रिंकर का नंबर, मतलब सक्सेस वही है हमारा कि टी ड्रिंकर को मानेंगे हम, तो इसमें 800 आ जाएगा x1, और x2 भी 800 है। अब हम p1 p2 निकाल सकते हैं आसानी से। कैपिटल P भी निकाल सकते हैं।
ये हो जाएगा कैपिटल P। Q हमारा बहुत आसानी से निकल सकता है अब। अब हमारा हाइपोथेसिस क्या है? हमें क्या हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि स्टेट वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ टी। तो वैसे इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही देखते हैं। तो प्रोपोर्शन में हम मानते हैं कि पहले कोई नहीं है, इक्वल टू वाली चीज़ें इसी में ली जाती हैं नल हाइपोथेसिस में। और हमारा अल्टरनेट क्या है? डिक्रीज, कि मतलब पहले P1 ज़्यादा हो जाएगा, और कि मतलब एक्साइज ड्यूटी से पहले जो प्रोपोर्शन था वो ज़्यादा था, और एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद प्रोपोर्शन कम हो गया। तो क्या ये सही है या ये सही है? यही हमारा हाइपोथेसिस बन जाएगा। तो ये हमारा राइट टेल टेस्ट बन जाएगा, है ना। अब जो है हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो z का फॉर्मूला था P1 माइनस P2 अपॉन में रूट में PQ 1/n1 प्लस 1/n2। तो z की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, तो जब हम इसकी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे उसके बाद हमारे पास आएगा 6.8। तो हमारे पास अब हमें देखना है कि z अल्फा कौन सा वाला लेना है। तो z अल्फा की वैल्यू हम टेबल में से देख सकते हैं। तो राइट टेल्ड में z अल्फा की वैल्यू है 2.33 राइट टेल्ड में, और ये पॉजिटिव वैल्यू होती है 1% पे। तो हम 5% पे लेंगे लेकिन वैल्यू को। तो 5% वाली वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं है। तो 5% पे हमारे पास वैल्यू है इसकी 1.645। जब z अल्फा की वैल्यू 1.645 है और z कैलकुलेटेड की 6.8 है, तो हमारा हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और राइट टेल्ड है तो यहाँ पे मॉड भी नहीं आएगा, एच नॉट नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिख देना चाहिए ब्रैकेट में, जो कि वर्ड प्रॉब्लम में हमें मतलब दिया होगा कि यहाँ पे आएगा सिग्निफिकेंट डिक्रीज और यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शन इज इक्वल। अब जो ये टेस्ट है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल मीन, ये अब इजी वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है इस चैप्टर का, जिसमें हमें z की कैलकुलेटेड जो वैल्यू है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो है x बार, यानी कि सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन में सिग्मा बाय रूट एन, जो कि हमारा स्टैंडर्ड एरर है यहाँ पे। फिर ये पूरी वैल्यू, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वेयर x बार हमारा है सैंपल मीन और यूँ है हमारे पास पॉपुलेशन मीन, और फिर है सिग्मा हमारे पास पॉपुलेशन एस डी
स्टैंडर्ड डेविएशन, और n है हमारे पास सैंपल साइज। पूरा प्रोसीजर पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही रहेगा, बस जो हाइपोथेसिस होंगे अब मीन से रिलेटेड बनने लग जाएंगे, क्योंकि हमें मतलब जो सैंपल है उससे हम डिटरमाइन तो पॉपुलेशन को ही कर रहे होते हैं कि पॉपुलेशन में भी ऐसा ही कुछ होगा जब सैंपल में ऐसा कुछ है, तो हाइपोथेसिस भी इससे रिलेटेड ही बनते हैं, म्यू से। तो हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन में हमें दिया है द मीन लाइफ टाइम ऑफ ए सैंपल ऑफ 100 लाइट ट्यूब्स। तो हमारे पास n जो हो जाएगा वो होगा 100, और मीन हमें दे रखा है 1580 विद स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है 90। ठीक है, और अब हमें ये कहा है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन लाइफ टाइम ऑफ द ट्यूब प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इज 1600। तो पहला हाइपोथेसिस देख लेते हैं। नल हाइपोथेसिस ये होगा कि जो मीन है, मीन लाइफ टाइम ऑफ द ट्यूब प्रोड्यूस मतलब सारी ट्यूब्स, तो वैसे भी यहाँ पे पॉपुलेशन ही लेते हैं, वो है 1600। ये हमें दिया हुआ है कि वो एच नॉट जो हो जाएगा हमारा नल हाइपोथेसिस कि मीन लाइफ टाइम ऑफ द ट्यूब प्रोड्यूस बाय द कंपनी इज 1600। तो इसे हम ट्रू मान के चलते हैं, और H1 क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट इक्वल टू, ये हमारा टू टेल टेस्ट बन गया। और हम इसे देखेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो वैल्यू हो जाएगी जेड अल्फा की 1.96। अब जब हम इसे ट्रू मान के चल रहे हैं, तो हम जब z कैलकुलेट करेंगे उसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा ये सिंगल मीन वाला एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा बाय रूट n। तो हम इसमें म्यू हमारे को गिवन नहीं है, तो म्यू तो हम यही वाला ट्रू मान के चलेंगे ना, तो म्यू इक्वल टू 1600 हो जाएगा। तो z कैलकुलेटेड की वैल्यू एक्स बार 1580 माइनस 1600 अपॉन में सिग्मा 90 अपॉन में रूट n, जो कि 10 हो जाएगा। फिर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी माइनस में आ रही है वैल्यू 20/9, जो कि हो जाएगी -2.22। ठीक है, और हमारे पास z अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी 5% सिग्निफिकेंस पे टू टेल्ड में 1.96। ये वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर हमारे पास z कैलकुलेटेड से अब इसे कंपेयर करेंगे तो वो मॉड में होगा क्योंकि टू टेल टेस्ट है, तो वो जो है ग्रेटर देन आ गया z अल्फा से, तो एच नॉट जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ मीन। इसमें जो z कैलकुलेटेड है उसका फॉर्मूला होगा सैंपल मीन 1 माइनस सैंपल मीन 2 अपॉन में रूट में सिग्मा 1 स्क्वायर यानी वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, फिर प्लस में वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। अगर ये फॉर्मूला तब लगेगा जब जब हमें ये पता हो कि जो दोनों सैंपल हैं अलग अलग पॉपुलेशन से लिए हुए हैं।
तो जो दोनों अलग अलग पॉपुलेशन होंगी उनके अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे, तो ये तब लग जाएगा, या वेरिएंस होंगे अलग अलग। अगर जैसे x1 बार माइनस x2 बार, अगर सेम पॉपुलेशन से लिया होगा तो फिर तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर आ जाएगा और 1/n1 प्लस 1/n2 हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये सिग्मा सेम हो जाएगा और सिग्मा स्क्वायर कॉमन लेके फिर हम बाहर ले सकते हैं सिग्मा, तो ये हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं जानते तो फिर यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ऑफ सैंपल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 का स्क्वायर अपॉन में n2, ये हो जाएगा। तो ये कंप्लीट है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ मीन, और इसमें लिख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ पॉपुलेशन, और ये s वाला जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ सैंपल, और जो ये स्क्वायर लगाया है ऊपर तो ये वेरिएंस हो गया है। और ये डिफरेंस ऑफ मीन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों का डिफरेंस हो रहा है, दोनों सैंपल्स के मीन का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है लार्ज सैंपल, ये मीन ऑफ लार्ज सैंपल्स ऑफ 1000 एंड 2000 मेंबर्स आर, दो सैंपल हैं, तो पहले तो n1 हमारे पास 1000 है और n2 हमारे पास 2000 है, और मीन हमें दे रखा है x1 67.5 और x बार 2 68, और हमें हाइपोथेसिस दे रखा है डायरेक्टली कि क्या ये जो सैंपल्स हैं एक ही पॉपुलेशन से निकाले हुए हैं। तो मतलब ये होगा कि अगर पॉपुलेशन के दो मीन हैं तो वो दोनों मीन सेम ही होंगे, मतलब एक ही होगा पॉपुलेशन का मीन। तो μ1 और μ2 अगर आप दो सैंपल के बता रहे हो तो वो एक ही को दिखाने चाहिए। फिर h1 जो हो जाएगा वो इसका नॉट इक्वल टू हो जाएगा कि नहीं, दोनों अलग मीन है, यानी कि वो पॉपुलेशन अलग है इस सैंपल की और इस सैंपल की पॉपुलेशन अलग है। तो ये फिर से टू टेल टेस्ट ही बनेगा। यहाँ पे और भी कर सकते हैं, जैसे सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 भी हो सकता है कि जो पॉपुलेशन है वो सेम ही है, क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आ रहा है तो मतलब पॉपुलेशन सेम ही होगी। बाकी म्यू से कर रहे हैं क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि डिफरेंस ऑफ मीन है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन। अब इसमें ज़्यादा ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो इसमें सिंपल ऐसे ही पता चल रहा है कि जब दो मीन दे रखे हैं और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 2.5 दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा z कैलकुलेटेड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, जो कि हमारा हो जाएगा x1 बार माइनस x2 बार अपॉन में सिग्मा बाहर हो जाएगा, क्योंकि सेम ही हम मान के चल रहे हैं। हमने कहा ना ये इसको ट्रू मान के चल रहे हैं, तो हम सेम मान के चल रहे हैं, तो सिग्मा आ जाएगा यहाँ पे रूट में 1/n1 प्लस n2। ठीक, आप z कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो z कैलकुलेटेड की वैल्यू जब आप सारी वैल्यूज ये पुट करोगे 67.5 यहाँ पे 68 यहाँ पे, तो z कैलकुलेटेड की वैल्यू आएगी माइनस में 5.1, और टू टेल्ड पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे z अल्फा की वैल्यू होती है 1.96।
और टू टेल्ड है तो हमें वो देखना पड़ेगा मॉड में z को, तो मतलब 5.1 वैल्यू ज़्यादा हो गई है z अल्फा से, ज़्यादा है तो मतलब h नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। तो h1 एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि ये सेम सैंपल से नहीं लिए हुए, सेम पॉपुलेशन से दोनों सैंपल नहीं है, ये दोनों अलग अलग पॉपुलेशन से लिए हुए सैंपल्स होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है एवरेज आर्ली वेज ऑफ ए सैंपल ऑफ 150 वर्कर्स, मतलब 150 वर्कर्स सैंपल साइज है n1, n2 हमारे पास होगा कुछ। फिर हमें दे रखा है कि 150 वर्कर्स इन अ प्लांट ए इज 2.56, तो एवरेज दे रखा है तो मतलब मीन है इज 2.56, ये रुपीज़ में होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है इसी सैंपल का, वो है 1.08। फिर द एवरेज वेज of a sample of 200 workers in plant B was 2.87. स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है इसका भी 1.28. Can an applicant safely assume that the hourly wages paid by plant B are higher than those paid by plant A? तो इसमें भी बहुत इजी है कि हमें पहले हाइपोथेसिस देखना पड़ेगा। वही है कि जो पॉपुलेशन प्लांट ए में काम कर रही है और जो पॉपुलेशन प्लांट बी में काम कर रही है, उनकी एवरेज जो वेज है, आर्ली वेज, वो इक्वल है, तो इसे ही ट्रू मानेंगे पहले तो। और जो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो ये बता रहा है कि प्लांट बी में जो है वो ज़्यादा है प्लांट ए से। अब जो यहाँ पे आप कंसिडर करोगे इसे राइट टेल या फिर लेफ्ट टेल, कुछ भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती है जैसे 500 है और यहाँ पे कुछ और है, तब हम इसे राइट टेल लेते। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे लेस देन होता तो हम यहाँ पे लेफ्ट टेल लेते। लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसे कुछ कंडीशन नहीं है कि हमें 500 वैल्यू या कुछ ऐसे कुछ पता है। तो जब हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी ले सकते हैं, लेफ्ट टेल राइट टेल कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे राइट टेल ले लेता हूँ, हमने लिख दिया कि ये राइट टेल्ड है। तो हमारा हाइपोथेसिस का काम कंप्लीट हुआ। अब हमें निकालना है z कैलकुलेटेड, जो कि होगा x1 बार माइनस x2 बार अपॉन में रूट में s1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था, n1 प्लस s2 स्क्वायर, यानी वेरिएंस में कर देंगे इसको n2। तो जब आप वैल्यूज पुट कर दोगे यहाँ पे कि x1 बार की जगह ये, x2 की बार की जगह ये, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद, और n2 हमें क्या था 200 दे रखा है, तो जो हमारा z कैलकुलेटेड हमें मिला है -2.46 आएगा। तो जब ये z कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी तो लेफ्ट टेल देखो चाहे राइट टेल देखो 5% पे हम चेक करेंगे क्योंकि हमें दिया नहीं है। तो टेबल में चाहे लेफ्ट टेल हो राइट टेल हो, दोनों वैल्यूज से कंपेयर करोगे तो भी z कैलकुलेटेड लेस देन z अल्फा ही आएगा। तो h नॉट हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बिल्कुल सेम है पिछले वाले की तरह, z कैलकुलेट का बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर आएगा माइनस, बस मीन की जगह उसमें डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन था
डिफरेंस ऑफ मीन था उसमें, और इसमें डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो ये S1 माइनस S2 हो जाएगा। मतलब उसमें x बार 1 माइनस x बार 2 था, इसमें S1 माइनस S2 हो जाएगा। और रूट में पॉपुलेशन वेरिएंस, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है 2n1 आएगा। तो ये हो गया टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे S हम बता सकते हैं कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा जो है हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, n1 n2 हमारा वो सैंपल साइज हो ही गया। अब जो हाइपोथेसिस होंगे वो स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड होंगे, वरना हम उन्हें मीन के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि μ1 इक्वल्स टू μ2। मतलब कि जो पहले के हाइपोथेसिस थे प्रपोर्शन के टाइम पे, प्रपोर्शन में तो हमारे वो ज़्यादातर प्रपोर्शन के हिसाब से ही आते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रपोर्शन, सिंगल प्रपोर्शन, डिफरेंस ऑफ प्रपोर्शन, कुछ भी हो, उसमें हमें ज़्यादातर ऐसा वाला काम करना होता है। लेकिन जब ये बाद के जो मीन वाले आए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले आए हैं, इसमें ज़्यादातर म्यू यूज़ होता है इस वाले में। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम 2 कंट्रीज गिव द फॉलोइंग डेटा टू द हाइट ऑफ एडल्ट मेल्स। कंट्री ए 67.42 मीन हाइट है, और कंट्री बी में 67.25 है। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है दोनों का, और सैंपल साइज दे रखा है दोनों का। तो इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्निफिकेंट। फिर दूसरा पूछा है इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन इज सिग्निफिकेंट। तो पहले सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले से हमें पता चला डिफरेंस ऑफ मीन पूछा हुआ है, तो मतलब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ मीन वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो पहले नोट कर लेते हैं वैल्यूज। n1 हमें दिया हुआ है 1000, n2 हमें दिया हुआ है 1200, s1 हमें दिया हुआ है 2.58, तो अगर हम सेकंड वाला पहले करेंगे तो पहले हमारे पास हाइपोथेसिस होगा कि डिफरेंस पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द मीन इज सिग्निफिकेंट, तो हम मानेंगे नहीं है। पहले तो इक्वल वाली चीज़ें नल में लेके चलते हैं, फिर उसके बाद मानेंगे सिग्निफिकेंट है। तो ये टू टेल्ड हो जाएगा। अब हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला वाला लग जाएगा x1 बार माइनस x2 बार अपॉन में रूट में s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर अपॉन में n1 n2। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारी z की वैल्यू जो कैलकुलेटेड आएगी वो आएगी 1.56, और हम इसको कंपेयर करेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की टेबल पे जो वैल्यू है 1.96 होती है z अल्फा की, उससे। तो z कैलकुलेटेड मॉड में
लेस देन है जेड अल्फा से, मॉड इसलिए क्योंकि टू टेल्ड है, तो एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा इसमें। तो सेकंड में तो ये होगा कि डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। अब फॉर्मूला में जो z कैलकुलेटेड का फॉर्मूला था, इसमें फॉर डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें जो ये सिग्मा दिया हुआ है यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम एस भी लिख सकते हैं, यानी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था, इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्निफिकेंट, तो अब तो इसमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लगेगा। तो वो लगाने के लिए हमें पता है कि z कैलकुलेटेड की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी S1 माइनस S2 अपॉन में रूट में S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर अपॉन में 2n1 अपॉन में 2n2, ये आ जाएगी वैल्यू। और जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो इसका आंसर आएगा, z कैलकुलेटेड आएगा हमारे पास 1.03, जो कि फिर से z अल्फा की जो वैल्यू है 1.96 है, तो वो कम आ जाएगी, उससे उससे कम आ जाएगी z की वैल्यू कैलकुलेटेड की। तो मतलब एच नॉट फिर से एक्सेप्ट हो जाएगा। इस फॉर्म इसमें हमारा वो क्या होगा, हाइपोथेसिस हमने जो लिखना था, एच नॉट जो हमारा हाइपोथेसिस है वो होगा S1 इक्वल टू S2, क्योंकि उसमें यही पूछा है कि क्या सिग्निफिकेंट है, तो हम मान के चलेंगे कि नहीं है। पहले तो नल हाइपोथेसिस में वही मान के चलते हैं कि ट्रू क्या है, कि इक्वल वाली चीज़ें, और अल्टरनेट में हम मान के चलेंगे कि है सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो ये भी टू टेल्ड ही है, बिल्कुल सेम उसी की तरह। तो एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा इसमें। तो थ्योरी में जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहला तो सैंपल हो गया, सैंपल की डेफिनेशन और सैंपल से रिलेटेड जो कुछ थ्योरी होगी। फिर सैम्पलिंग हो गई, जो कि मैंने बताया ही था यहाँ पे, और उसके टाइप्स हो गए। मैंने दो टाइप्स बताए थे, रैंडम और सिंपल। बाकी परपोजिव और स्ट्रेटिफाइड ऐसी एक और होती है सैम्पलिंग की टाइप। फिर है हमारे पास पॉपुलेशन, इनकी डेफिनेशन और इससे रिलेटेड थोड़ी थ्योरी। पैरामीटर, और स्टैटिस्टिक। में डिफरेंस देख सकते हैं, मतलब इन दोनों में रिलेटेड चीज़ें भी देख सकते हैं। फिर है हमारे पास रैंडम सैंपल, यही कह सकते हैं, ये सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स उसी का टाइप ही है, रैंडम सैंपल वही हो गया। हाँ, इसको इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, वो तो उसमें ही है। फिर है हमारे पास, फिर एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो है टाइप 1 टाइप 2 एरर। फिर है हमारे पास हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ सकते हो, स्टैंडर्ड एरर,
टाइप 1 टाइप 2 एरर मैं समझा देता हूँ। तो टाइप 1 टाइप 2 एरर में ये होता है कि हमारे पास नल हाइपोथेसिस है, जिसको हम एच नॉट कहते हैं, और उसके अगेंस्ट हमारे पास होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, और नल हाइपोथेसिस ही ट्रू भी था। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया और नल हाइपोथेसिस ट्रू था। तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, लेकिन नल हाइपोथेसिस फॉल्स था। और चौथी ये होती है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया और नल हाइपोथेसिस ट्रू था, नहीं फॉल्स था। तो यहाँ पे तो ये सही है कि एच नॉट एक्सेप्ट हो गया जब एच नॉट ट्रू था, और एच नॉट यहाँ पे भी ये सही है कि एच नॉट रिजेक्ट हो गया जब एच नॉट फॉल्स था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एच नॉट रिजेक्ट हो गया जब एच नॉट ट्रू था। तो ये टाइप 1 एरर बोलते हैं इसको। और टाइप 2 एरर इसे बोलते हैं जब एच नॉट एक्सेप्ट हो गया बल्कि एच नॉट फॉल्स था। तो अगर किसी मेडिकल कंडीशन में देखा जाए कि एच नॉट जैसे कुछ है, कि कोई मेडिकल है, वो मतलब कोई मेडिसिन है, अगर वो सही काम कर रही थी पेशेंट्स पे, ट्रू था, लेकिन हमने उसको उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया तो वो रिजेक्ट हो गया, तो वो टाइप 1 एरर हुआ। और अगर कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी और उल्टा कुछ प्रॉब्लम कर रही थी साइड इफेक्ट से, और वो उसका प्रोडक्शन हमने चालू रखा हुआ है, तो वो टाइप 2 एरर हो गया। तो ये ज़्यादा डेंजरस हुआ टाइप 1 एरर से। तो ये कंप्लीट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने थ्योरी में बता दिया। बाकी सब थ्योरी आप पढ़ सकते हो अपने आप से। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।